हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शिगाची इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको शिगाची इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाने का ये कंपनी काम करती है और मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे तो मेन जो कंपनी का फोकस है वो हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर ही कंपनी का नजर आता है। तो अभी ये क्या होता है, तो देखिए जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, जितने भी फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर एक तरीके से एपीआई का सब्स्टिट्यूट की तरह से ये यूज किया जाता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अराउंड, अगर हम कंपनी की अगर हम एक्सी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सॉरी एक्साइपियंट की अगर हम बात करेंगे, तो अराउंड 60 एक्साइपियंट अभी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टोटल अभी नजर आते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का यहाँ पे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज के अंदर हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2-3 और नए प्रोडक्ट के ऊपर भी ये कंपनी अभी फोकस कर रही है। तो वहां पर अगर आने वाले टाइम पे 2-3 और नए प्रोडक्ट्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ फार्मा प्रोडक्ट्स में ये जो सेलुलोज है ये यूज किया नहीं जाता है। उसके अलावा जो फूड में सप्लीमेंट होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो फूड में कलर्स वगैरह के लिए या फिर कुछ एडिशनल फॉर्मेशन के लिए, रिएक्शन के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 831 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक स्मॉल कैप कंपनी, काफ़ी छोटी सी ये कंपनी है। अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 73.9 की यहाँ पे बुक वैल्यू है और 270 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे अराउंड 3.6 या 3.7 टाइम पे बुक वैल्यू पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो 26.6% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो टोटल कैपिटल कंपनी की बिजनेस में लगी हुई है उसके ऊपर 26.6% का यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी काफ़ी अच्छा है। अगर डेट की बात करेंगे तो डेट कंपनी का यहाँ पे नी के बराबर है और अभी कंपनी का जो आईपीओ आया था वहाँ पे कंपनी ने डेट भी कम कर दिया है। तो सिर्फ 34 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो देखिए, लगभग पिछले पूरे साल की अगर हम बात करेंगे तो 40 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है पूरा डेट पे करने के बाद। वहां पे डेट का नंबर भी यहाँ पे रीजनेबली अच्छा हमें नजर आता है। तो इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। हाँ, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये नया नया आईपीओ लिस्ट हुआ था तो वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और एक छोटी सी कंपनी थी। तो वहाँ पे अगर छोटी सी कंपनी होती है तो अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर वहाँ पे क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली 100-200% के लिस्टिंग गेंस वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज होती है तो वहाँ पे उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मेन करेक्शन अगर आप देखोगे वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो पूरे ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जो फार्मा कंपनीज है तो वहाँ पे पूरा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट का बना है, पूरे ऑल ओवर सेक्टर की वहाँ पे डी रेटिंग हुई है, तो उसी की वजह से यहाँ पर भी वो इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 4 साल से जहाँ पे 18-19 में 132 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, अभी ये नंबर आ चुका है मोर देन 250 करोड़ पे। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 3 से 4 साल में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो डबल हो चुके हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कहाँ 19 करोड़ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी थी और अराउंड ये 40 करोड़ पे आ चुकी है। तो देखिए, 4 साल में अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है तो अगर हम इसको रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से पिछले 4 साल से अराउंड 18% CAGR से ग्रो हो रहे हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो ग्रोथ का नंबर है ये हमें काफ़ी अच्छा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर्स से कंसिस्टेंटली कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से वो ग्रो हुए हैं। 48 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी धीरे धीरे करके ये नंबर 71 करोड़ पे आ चुका है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही रही थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में हमने चेंज नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। तो यहाँ पे ये नंबर 10 करोड़ दिख रहा है, लेकिन कंपनी के अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर 11 करोड़ पे आया
है। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा बोला है कि यहाँ पे जो प्राइसेज बढ़े हैं, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो ऑल ओवर अगर आप देखोगे जो जितने भी रॉ मटेरियल से सबका यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा जो कॉस्ट है वो इन्होंने अभी कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर दिया है, और आने वाले टाइम पे ये जब पूरा पास ऑन हो जाएगा तो वहाँ पे थोड़े जो नेट प्रॉफिट्स थे कंपनी के वो यहाँ पे ग्रो होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी है, लेकिन मार्च 2022 में यहाँ पे एफआईआई ने पूरी होल्डिंग अपनी बेची है और डीआईआई ने भी अपनी यहाँ पे पूरी होल्डिंग सेल की है। और एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास की होल्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। तो या क्या इसे आपने नेगेटिव वे में लेना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो ये जो छोटी कंपनीज होती है यहाँ पे खास करके एफआईआई को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, और जहाँ पर उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो डीआईआईज हैं तो उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देते हैं। अगर आप देखोगे मोस्टली जो 1000-2000 करोड़ के नीचे के मार्केट के वाली कंपनीज रहती है वहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से इन कंपनीज से आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फूड सप्लीमेंट्स के अंदर ये कंपनीज में भी कुछ एरियाज हमें नजर आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन कंपनीज को इग्नोर करना ही यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग केमिकल्स वाली कंपनीज हमें ये नजर आती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो स्क्रीनर से जो इन्फॉर्मेशन लिया गया है तो वहाँ पे थोड़े ये इश्यूज हैं। तो वहाँ पे मेरी टीम देख रही है कि इससे रिलेटेड कोई ऐसा साइट हो जहाँ पे ये हमें एक अच्छा मेजर मिल जाए, एक अच्छे पीयर कंपैरिजन मिले। स्क्रीनर के अंदर ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो देखिए 269 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑल टाइम हाई से हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 21 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और जिस तरीके की ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल रही है। और अगर हम कंपनी के कुछ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ पे एक आने वाले टाइम पे अगर एक दो नए प्रोडक्ट्स अगर कंपनी के लॉन्च होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी कंपनी की नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी इथेनॉल से रिलेटेड भी वहाँ पे काम कर रही है। अगर हम दहेज वाली जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो वहाँ पे भी कंपनी का उसके ऊपर फोकस हमें नज़र आता है। और इनके जो 2019 से इनके जो बोर्ड पे CEO आए हैं तो उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो अराउंड 75% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि जो अगर हम डोमेस्टिक रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर सिर्फ 25% पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डॉलर अभी स्ट्रांग हो रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली सारे इनके डॉलर टर्म्स में ही इनके एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अगर डॉलर के प्राइसेस अगर अभी बढ़ रही है, अगर आप देखोगे जो इंडियन रुपी है वो भी डेप्रिशिएट हो रहा है और अभी डॉलर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम फॉरेक्स टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी को अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है, ग्रोथ भी अच्छी है। मेरे ख्याल से जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है और जिन्हें फार्मा के अंदर अगर एलोकेशन लेना है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर हम एनुअल रिपोर्ट भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था उसे हमने एक अच्छे वे में यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे एट द एंड मेरे ख्याल से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जब फार्मा से रिलेटेड मार्केट का सेंटीमेंट जब पॉजिटिव होगा और वहाँ पे जो अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी वाली कंपनीज है जिनका पास रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली एक ये जो कंपनी है फार्मा के अंदर जो आपके रडार पे होनी चाहिए, जो कि अगर आप देखोगे तो ये आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शिगाची इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।